हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम इस वीडियो में आज एक नया चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी से। ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसका एक चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसके बाद है मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पायरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उससे पहले देख लेते हैं, ये है मिस्टर मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने कैल्विन साइकिल दी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। बस इतना बहुत है इनके बारे में जानना। अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है, पौधों में परिवहन, उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परिवहन के माध्यम, पादप जल संबंध, लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन जो है, ट्रांसपीरेशन है, वो क्या रोल प्ले करता है, वो कैसे होता है। उसके अलावा खनिज पोषकों का उद्ग्रहण और उनका परिवहन, और फ्लोएम परिवहन। तो ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पौधे होते हैं वो भी फूड का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग तो फूड का निर्माण नहीं करते, हम तो डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अगर हम जो एनिमल्स अगर वो कार्निवोरस है तो दे ईट अदर एनिमल्स। यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट्स है उनमें फूड जो है वो सब जगह नहीं बनता है, वो सिर्फ जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स हैं उसके उसी में बनता है। जैसे कि लीव्स हैं या फिर जो यंग स्टेम जो ग्रीन होती है उसमें बन जाएगा। तो अब फूड वहाँ पे बन गया है, तो जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो एक्टिविटीज़ करनी है अपनी सारी। एनर्जी चाहिए उनको भी। ये किस तरह से जो है ट्रांसलोकेट होगा, और पानी और मिनरल्स जो रूट से अब्जॉर्ब हुए हैं वो भी तो ऊपर जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन तक कैसे जाता है। तो ये जो होता है कि जो ट्रांसलोकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है लॉन्गर डिस्टेंस का, ये होता है वैस्कुलर सिस्टम से। हमारे जो पौधे हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जो कि पानी और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, और प्लांट की जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह हैं। जैसे हम लोगों में हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट्स में भी हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सारे ट्रांसलोकेट होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जाइलम जो है यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन की वो कैसी है, यूनि डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है। जो रूटेड प्लांट्स है, जो मूलीय पादप है, उनमें जाइलम जो है परिवहन करता है किसका, मिनरल और वाटर्स का। ये एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी जड़ों से लेके स्टेम तक जाता है। ये एक दिशात्मक होता है, मूल से तने तक जाएगा। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक मिनरल हैं, कार्बनिक मिनरल और खनिज पोषक परिवहन है, ये बहुदिशा वाला होता है। ये सब डायरेक्शन में जो ऊपर नीचे जा सकता है। और जो प्रकाश संश्लेषण जब पत्तियां करती है तो वहाँ पे क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं तो वो वहाँ से जाके जो भंडार अंग है वहाँ तक चले जाते हैं। फिर भंडार अंग से जो है स्टोरेज जो ऑर्गन्स है वहाँ से भी फूड जो है वो लेके जाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। जब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि उनको जो है जड़ों द्वारा भंडार अंग से ये पुनः परिवहनित होते हैं। फिर जड़ों द्वारा खनिज पोषक तत्वों को जड़ों से जो है इनको ग्रहण करके उसे तने, पत्तियों और जो वृद्धि क्षेत्र है वहाँ पे भेजा जाता है। कई पौधे जो जरा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से जो है ये पोषण वगैरह वो काट दिया जाता है, और जो नए जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं उनको ये जो सप्लाई है वो दे दी जाती है ताकि उनका ग्रोथ हो जाए। और वो जो जरा अवस्था में वो तो वैसे ही मर रहे हैं, वो मतलब उनकी कंडीशन ऐसे कि वो पत्तियाँ वगैरह जो है वो गिरने ही वाली हैं अब। तो वहाँ पे जो है सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, और जो नए पोषक जो है वो वृद्धि वाले क्षेत्रों को भेज दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है पादप हार्मोन और पादप वृद्धि नियामक जो है और बाकी के जो रसायन उत्तेजक हैं उनका भी परिवहन किया जाता है। ये इनकी जो क्वांटिटी है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इनका जो ट्रांसलोकेशन है वो तो ज़रूरी है ही। ये जो है स्ट्रिक्टली पोलराइज हो सकता है फिर, या फिर यूनी डायरेक्शनल हो सकता है कि जहाँ से ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये बन रहा है, यानी ये एक ध्रुवीय या फिर एक दिशाई हो सकता है।
सो अब हम देखेंगे कि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन वो किस तरह से जो है वो होता है, यानी क्या प्रोसेस इसमें लगता है, यानी परिवहन के जो माध्यम है वो क्या है। सो पहला है विसरण यानी डिफ्यूजन। तो ये एक बहुत ही आराम से जो है ये होता है, निष्क्रिय गति होती है, इसके लिए हमको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती पौधों को। तो ये एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है, कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, या फिर कम दूरी जो हो उसमें ही डिफ्यूजन होता है, ज़्यादा दूरी तक डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। सो कम दूरी तक जो है जैसे कि, या फिर पत्तियों से जो है अंतरकोशिकीय स्थानों से बाह्य पर्यावरण में। सो ये जैसे ट्रांसपेरेशन वगैरह, ये जो है वो विसरण के द्वारा होता है। सो इसमें किसी भी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु है, ये अनियमित रूप से गति करते हैं। सो यहाँ पे क्या वर्क करता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक जो है ये मूवमेंट होता है इनका। डिफ्यूजन जो है वो यही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। सो ये परिसरण जो है, विसरण जो है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, और ये जो है जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ लिविंग सिस्टम। सो यहाँ पे जो है गैस और जो द्रव है वहाँ पे स्पष्ट जो है ये परिलक्षित होता है, जबकि जो ठोस है सो उसमें कुछ ही अंश तक ये संभव हो सकता है, यानी सारे ठोस पदार्थ जो है उनमें विसरण नहीं हो सकता, कुछ ही अंशों में होगा। और ये पौधों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये उसके पादप शरीर की गैसीय गति का अकेला माध्यम है ये। सो ये डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दर की सांद्रता की प्रवणता, और जो झिल्ली की पारगम्यता है, ताप और दाब से ये प्रभावित होता है। यानी अगर इनमें डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन जो है वो उसके रेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगला है सुसाध्य विसरण। तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है, इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जिसकी हम बात कर रहे थे वो पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए उनमें, यानी विसरण उत्पन्न करने के लिए जो प्रवणता है वो पहले से ही प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें जो ये है, ये जो डिफ्यूजन की रेट है वो डिपेंड करती है जो सब्सटेंस है उसकी आकार पर निर्भर करती है, पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है। और तो पहले जो लघु पदार्थ है वो तेज़ी से विसरण करते हैं, उसके बाद जो बड़े वाले हैं। सो यहाँ ये विसरण जो है जो लिपिड सहभागी प्रमुख सहभागी लिपिड में जो घुलनशील होते हैं वो पहले जो है इस पर जो है उनकी जो पारगम्यता है वो निर्भर करती है लिपिड पर। हमने पढ़ा था जो सिंगर एंड निकोलसन का सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है कि वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सो जो लिपिड में घुलनशील होते हैं वो यहाँ से जो है आराम से पास हो सकते हैं, जो मेम्ब्रेन है उससे जल्दी से पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो जो लिपिड में अघुलनशील होते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जिनका अंश या जो मोटाई है वो जल रागी होता है, ऐसे को जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको झिल्ली के जो है आर पार होने में कठिनाई होती है। तो इनको जो है सुगम बनाने के लिए, इनकी गति को सुगम बनाने के लिए प्रोटीन्स जो है वो आगे आते हैं और इनको जो है मूव कराते हैं, झिल्ली से जो है आर पार जो है मूव कराएंगे। तो इससे जो है हम कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण। और इसमें जो है एनर्जी भी लगती है, क्योंकि हम उनको मूव करा रहे हैं तो हमको इसमें जो है उनको ऊर्जा भी देनी पड़ेगी। सो ये जो ऐसे अणु आर पार करने के झिल्ली का प्रोटीन जो है स्थान उपलब्ध कराती है, और यहाँ पे सांद्रता प्रवणता जो है वो स्थापित नहीं कर पाते, इनमें पहले से ही जो है होनी चाहिए, ये उपस्थित होनी चाहिए सांद्रता प्रवणता। सो ये प्रोटीन जो है उनको मदद करते हैं। सो ये प्रक्रिया कहलाती है सुसाध्य विसरण, और इसमें एनर्जी चाहिए होती है, ये हमने देख लिया। सो इसमें जो है निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता है, सो इसके कारण हमको ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो मैक्सिमम तक पहुँच जानी चाहिए, यानी कि जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है वो मैक्सिमम यूज़ होने चाहिए इसमें। सो ये उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है, और प्रोटीनों की पार्श्व श्रृंखला में से ये प्रतिक्रिया करता है। सो आर पार जाने के लिए जो मौजूदा प्रोटीन है वो रास्ता बनाती है। कुछ रास्ते जो वो हमेशा खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, और
कुछ पर जो है नियंत्रण हो सकता है, कुछ नियंत्रित होते हैं और कुछ हमेशा ओपन रहेंगे। सो पोरीन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बैक्टीरिया की बाहर वाली झिल्ली में मिलता है। सो पोरीन्स जो है वो क्या करते हैं, एक वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं अपने जो है मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए ये अलाउ करते हैं। सो वो होते हैं पोरीन्स। पोरीन्स क्या है, प्रोटीन्स हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ये पोरीन जो है झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है ताकि झिल्ली से होकर प्रोटीन के छोटे साइज़ के अणु भी जो है उससे गुजर सकें। सो अब जो है एक्वापोरीन्स क्या होते हैं, ये जैसे कि ये एक उदाहरण है जो बाह्य कोशिका के अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं। यही जो है परिवहन प्रोटीन बाद में घूर्णित होकर कोशिका के भीतर जो अणु हैं उनको मुक्त कर देती है। जैसे कि जो जल मार्ग है, तो ये जल मार्ग वाले जो एक्वापोरीन्स होते हैं जो कि मूवमेंट को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। सो ये यहाँ ये लिपिड वाली लेयर है, ये इनसे जो है घुलनशील नहीं है, तो ये प्रोटीन जो है इनको एक चैनल दे रहा है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ से ये जो झिल्ली है ये इसके आर पार जो है वो परिवहन प्रोटीन जो है इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, परिवहित अणु यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो है अब हम देखेंगे पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट्स जो है वो क्या होते हैं। तो अभी हमने पोरीन्स के बारे में पढ़ा था। तो कुछ वाहक या प्रोटीन जो है परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो प्रकार के अणु जो है वो एक साथ चलते हैं। तो जैसे सिम्पोर्ट है तो दोनों अणु जो है, जैसे सिम्पोर्ट है तो दोनों अणु एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पे एक ही दिशा में जो है झिल्ली का पार करते हैं। जबकि जो एंटीपोर्ट है वहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो रहा है। और यूनिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक ही जो अणु जब अणु एक दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली का पार करता है तब जो है वो यूनिपोर्ट जो है वो काम आता है। एक साथ मूवमेंट करेंगे एक ही डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा सिम्पोर्ट, और अपोजिट मूवमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा एंटीपोर्ट, और एक अलग होकर उस पार्टिकल से अलग होकर जो है अकेला मूवमेंट करेगा तो वो यूनिपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो गया पैसिव वाला, यानी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिव जो सक्रिय परिवहन है ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में जो है ऊर्जा का उपयोग करता है। यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है पंप करता है, इसलिए इसको एनर्जी चाहिए होती है। सो ये स्पेसिफिक जो विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीनों के द्वारा जो है पूर्ण होता है। सो इसमें जो डिफरेंट प्रोटीन है मेम्ब्रेन के वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों में। सो प्रोटीन सक्रिय और निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सो पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के आर पार करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती है, और पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। सो डिफ्यूजन जो है वो क्या था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था, तो उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है तो एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे एनर्जी लगती है। सो यहाँ पे परिवहन की जो अधिकतम गति तभी होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो और वह संतृप्त सैचुरेशन वाली कंडीशन में ही क्यों नहीं आ जाए चाहे, तो वहाँ पे सैचुरेशन हो जाना चाहिए उनका। सारे के सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यूज़ होना चाहिए। जैसे कि एंजाइम्स हैं, वो कैरियर प्रोटीन जो है वो उनमें बहुत स्पेसिफिक होता है। सो एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थ जो है वो बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं। सो ये प्रोटीन जो है वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स इनहिबिटर्स जो कि रिएक्ट करते हैं प्रोटीन साइड चेन से। सो प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होते हैं और पार्श्व श्रृंखला से ये प्रतिक्रिया करते हैं। सो ये हमारा जो है मूवमेंट हो गया। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमने देख लिया कि किस तरह से होता है, फैसिलिटेट वाले, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे विभिन्न परिवहन की विधियों की तुलना हम करेंगे कि इनमें जो है क्या डिफरेंस है। उसके अलावा वाटर प्लांट रिलेशन देखेंगे हम, वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और प्लाज्मोलाइसिस, इम्बिबिशन। सो ये सारे जो है तरीके होते हैं वाटर के जो है सेल से रिलेटेड और वाटर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह उनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये।
और उसके अलावा हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वाटर का कैसे होता है। सो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।